आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में बीईटी। लास्ट वीडियो में हमने लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि उसमें मोनोलेयर एडजॉर्प्शन होती थी, ठीक है। बीईटी में क्या है कि मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होगी। ज़रूरी तो नहीं कि अगर एडजॉर्प्शन होगी सिर्फ मॉलिक्यूल्स एक लेयर में ही फॉर्म होंगे, कोई कितनी भी लेयर्स फॉर्म हो सकती हैं। तो लैंगमर ने वो एडजॉर्प्शन नहीं दी थी, उसकी लिमिटेशन रह गई, तो बीईटी ने वो एडजॉर्प्शन दी है, ठीक है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वो वीडियो जाके देख लेना। पहले आप वो देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीईटी थ्योरी में क्या होता है कि मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन है, जैसे मैंने बताया। बीईटी में बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कि साइंटिस्ट के एक मतलब नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इसका नेम रखा गया है। ये 3 साइंटिस्ट ने दी थी, ब्रेनमर, एमिट एंड टेलर ने 1938 में। उनके नेम पर ही ये बीईटी का नेम डिफाइन किया गया है, ठीक है। उनके क्या अजम्पशंस थी? उनकी अजम्पशंस थी कि जो भी हमारे पास फर्स्ट लेयर फॉर्म होगी उसकी जो यूनिफॉर्मली लोकलाइज्ड साइट होगी, मींस ऐसे एक मॉलिक्यूल मतलब प्रॉपर जितनी मतलब जो भी उनके बीच स्पेसेस होगी वो एक यूनिफॉर्मली होगी। ऐसे नहीं कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। एड्जॉर्प्शन एट वन साइड डज नॉट इफेक्ट, जो भी एक जगह एड्जॉर्प्शन होगी, चाहे वो एक मॉलिक्यूल में हो चाहे वो किसी में भी हो, वो दूसरे के एड्जॉर्प्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। मल्टी लेयर्स फॉर्म होगी, सरफेस एरिया वो nth लेयर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा इंटू n-1 लेयर, ठीक है। n-1 बिकॉज सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, जितनी लेयर्स हमारे पास मतलब अनकवर्ड सरफेस एरिया होगा उतनी ही आके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अटैच होंगे, ठीक है। इन अजम्पशन के बेसिस पे बीईटी ने ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये ड्राइव की थी। ये इक्वेशन हमने लास्ट तक ड्राइव करनी है, जो मैं डेरिवेशन में आपको दिखाऊंगी। हमारे पास लास्ट पे ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। इसमें जो वी टोटल है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड एट प्रेशर पी, ठीक है। जितना हम प्रेशर लगाएंगे उसके जितने वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होंगे, ठीक है। मोनो मीन्स जो भी मोनो लेयर के सरफेस के कवर्ड होंगे, मतलब जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो फर्स्ट लेयर के में जो सरफेस एरिया कवर करेंगे। सी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है ई, मतलब ई रेस टू पावर ई वन माइनस ई एल बाई आर टी। ई वन क्या है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट लेयर, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन फॉर अदर लेयर्स, ठीक है। ये होती है। हम डेरिवेशन देखते हैं, हमने क्या करना है वो इक्वेशन प्रूफ करनी है। फर्स्टली वैसे तो लैंगमर में जैसे हमने की थी वैसे ही सेम है, बट इसमें क्या है कि मल्टी लेयर्स फॉर्म होती है तो इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी होगी, तो ध्यान से करना। साथ साथ में कॉपी और पेन साथ में रख लेना और साथ साथ में सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हमारे पास कोई भी गैस मॉलिक्यूल है और एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक सरफेस ले लिया, ये कोई भी गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल को हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो यहाँ पे आके अटैच हो गई ये साइड्स पे, ठीक है। तो हमारे पास ए और ए एस बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। इसका कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास K1 ले लिया हमने। उसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा वन बाई थीटा वी इंटू पी। थीटा वन क्या है कि जो भी सिंगल मॉलिक्यूल ने एक सरफेस जो भी कवर किया है, ठीक है, डिवाइड बाय थीटा वी क्या है, मींस कोई भी कितनी वेकेंट साइट्स हैं। ऑब्वियसली अगर जितनी भी वेकेंट साइट्स होंगी उसके ऊपर ही आके मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। अगर कोई वेकेंट साइट्स ही ना होंगी तो उसके मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आके अटैच होंगे, मीन्स वो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, ठीक है। इसीलिए थीटा वन बाई थीटा वी इंटू पी। पी क्या है, प्रेशर, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ए वही गैस मॉलिक्यूल, ए एस क्या हो गया, अब सरफेस हो गया, बिकॉज हमारे पास ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये क्या था, ए एस बन गया था। अब इसके ऊपर ही सेकेंड लेयर फॉर्म होगी, ठीक है। इस ए एस के ऊपर ही सेकेंड लेयर फॉर्म होगी, तो हमने क्या ले लिया, ये एक सरफेस ले लिया, ये एक गैस मॉलिक्यूल, तो हमारे पास A2S फॉर्म हो गया। उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने K2 ले लिया और थीटा टू डिवाइड बाई थीटा वन
थीटा वन क्यों, जो भी हमारे पास अब वेकेंट साइड्स पे मॉलिक्यूल्स नहीं अटैच हुए, जो मॉलिक्यूल फर्स्ट लेयर में फॉर्म हुए थे उसके ऊपर ही एक लेयर फॉर्म हुई है, कुछ इसके लिए कोई वेकेंट साइड्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर में वही गैस मॉलिक्यूल ले लिया, इसको इसको सरफेस किसका मान लिया, जो हमने मतलब लास्ट लेयर में हमने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया होगा, नेक्स्ट लेयर में हमने वही को सरफेस मान लेना है। ऐसे हम A3S वो प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आया है देखो AN-1, ठीक है, मतलब कि ये मतलब क्या है कि यहाँ पे AN-1 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कि ये एक सरफेस है, तभी हमने थीटा n-1 लिया था ना, कि कोई भी n-1 सरफेस होगा तभी उसमें थीटा n के मॉलिक्यूल्स आके अटैच होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट आ गया AN-1 क्या हो गया, इसका सरफेस हो गया, यहाँ पे क्या बन गया AN/S बन गया। इसके अकॉर्डिंग हम ये ले लेंगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर nth लेयर, ये ठीक है, K1 K2 K3 अप टू सो ऑन Kn। ये देखो मैंने लिखा भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेकंड थर्ड अप टू सो ऑन nth लेयर्स आर सेम, बिकॉज सेम क्यों होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर में तो हमने देखा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक साइड पे अटैच होंगे जो कि वेकेंट साइड्स होंगी, बट नेक्स्ट लेयर के एक दूसरे के ऊपर ही अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लेयर क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, बाकी लेयर्स क्या होगी, सेम ही होगी। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ही लेयर्स फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, उनके लिए किसी वेकेंट साइड की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू K4 अप टू सो ऑन Kn, ठीक है। अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये ले लिया तो हमारे पास क्या है कि A गैस मॉलिक्यूल्स, इक्विलिब्रियम में क्या आ गया A लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मीन्स ये हमारे पास आ गया। तो हमने क्या लिख लिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/P0। P0 क्या है कि इक्विलिब्रियम का वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड है। लिक्विड मीन्स हमारे पास कोई भी अगर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें कोई ना कोई मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस तो होंगी, सुना होगा वर्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मीन्स उसमें गैसेस में क्या होगा, लिक्विड का पार्ट भी थोड़ा बहुत होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, वेपर प्रेशर आ गया, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन ली थी हमने K इज इक्वल टू θ2/θ1 इंटू P, इसमें हमने क्या कर लिया, θ2 की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली हमने θ3 लिख लिया, θ2 की वैल्यू हमने इस जगह पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, θ3 इज इक्वल टू θ1 इंटू KP की स्क्वायर। यहाँ पे जितनी टर्म है यहाँ पे क्या आ जाएगा, उससे एक कम आ जाएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि θn इज इक्वल टू θ1 KP रेज टू पावर n-1। ओके, सम कर दिया हमने। सम क्या करेंगे, इससे अगर हम कोई भी फ्रैक्शन टर्म्स लेते हैं तो उनका सम क्या होता है, इक्वल टू यूनिटी होता है। जैसे हम क्या किसी भी का लेंगे, जैसे ये देखो 2/3 ले लिया या 1/3 ले लिया इज इक्वल टू क्या होगा, 3/3 आ गया, तो क्या आ गया 1 ही आ गया, ठीक है। मीन्स सम ऑफ ऑल दिस फ्रैक्शंस हमने क्या ले लिया, यूनिटी ले लिया, यूनिटी। तो थीटा भी क्या थी हमारे पास, वेकेंट साइड्स थी, बिकॉज बस फर्स्ट लेयर की भी अब तो काउंट होगी ना, क्योंकि हम सारी मतलब फ्रैक्शंस की बात करेंगे, थीटा भी मतलब फर्स्ट वाली। उसके बाद जो ith टर्म्स बनती है उसका ले लिया, तो हमने क्या कर लिया, KP को x पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, θv प्लस θ1, ठीक है। यहाँ पे हमने ith को 1 पुट किया, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन फॉर्म होगी 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। इसकी एक्सपेंशन अगर हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/1 माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैं मैथ्स के फॉर्मूले तो आपको समझा नहीं सकती, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मतलब लर्न कर सकते हो तो लर्न कर लो। वैसे मैथ्स वालों को पता ही होता है कि यहाँ पे ये जो भी हमारे पास एक्सपेंशन है वो कैसे हम मतलब इसका ये रिजल्ट कैसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमने ये 1/1 माइनस एक्स वो उस इक्वेशन में ऊपर वाले में पुट कर दिया, तो हमारे पास ये फिफ्थ इक्वेशन को हमने डिनोट कर दिया। तो θv इज इक्वल टू θ1 डिवाइड बाई K1P, ये हमें पता है जब हमने फर्स्ट लेयर को देखा था, ये देखो ये हमारे पास आया था, ठीक है, इसी को लिया हुआ है वहाँ पे। तो अब क्या आ गया
यहाँ पे हमने क्या कर दिया, के के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और के साथ ही डिवाइड कर दिया। k1/k को क्या लिख दिया, c, ठीक है। kp आ गया, kp को हम क्या लिख सकते हैं, x, जैसे हमने पहले माना था। तो हमारे पास थीटा v क्या आ गया, वेकेंट साइड्स का जो भी सरफेस एरिया होगा वो क्या आ गया, θ1 डिवाइड बाई सी एक्स। अब क्या होगा, अब इस थीटा वी को हमने उस जो इक्वेशन हमने यूनिटी वाली मानी थी, मीन्स ये फिफ्थ इक्वेशन थी, इसको हमने क्या कर दिया, थीटा वी की वैल्यू पुट कर दी। थीटा वी की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, θ1 डिवाइड बाई सी एक्स। तो θ1 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास θ1 की यहाँ से वैल्यू आ गई सी एक्स। ये कैसे आई, हमने क्या करना है कि θ1, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस वाली टर्म को सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम ये वाली टर्म ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ पे ऑलरेडी है, तो सी एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई θ1 की। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने एक ले ली, सपोज कर लिया कि अगर हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ द एडसॉर्बेंट, देन हमने क्या ले लिया, सी एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ सरफेस साइट्स पर यूनिट मास, सी एस θ1 जितने फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ने जो मॉलिक्यूल्स जो साइट कैरी की है, सी θ2 जो साइट कैरी की है सेकंड मॉलिक्यूल ने, अप टू सो ऑन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। तो हमारे पास n इज इक्वल टू सी एस, जो भी उसने साइट कवर की, मतलब इसमें हमने क्या कर दिया कि इसको हमने ऐड अप ही किया है। जब हमने ऐड ऑन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। आई इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें आई को पुट करेंगे, सी एस 1 प्लस, ठीक है, 1θ1 प्लस 2θ2 प्लस 3θ3 अप टू सो ऑन, ऐसे बन जाएगी यही इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन ली, फोर्थ इक्वेशन में हमने क्या किया था, थीटा आई इज इक्वल टू θ1, या मैंने कहा था कि इसको θn भी लिख सकते हैं या थीटा आई भी लिख सकते हैं। तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दी, हम पे इक्वेशन पुट करने के बाद हमने ये इक्वेशन को मतलब ओपन अप कर लिया। जब हमने ओपन अप किया तो यहाँ पे ये बन गई, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 1 + 2x + 3x² प्लस अप टू सो ऑन। जब हमने पहले इक्वेशन ली थी वो ऐसी थी एक्सपेंशन, ठीक है, x³, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें इसका डेरिवेटिव करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, x का 1 बन गया, इसका 2x + 3x², मीन्स ये जो हमारे पास एक्सपेंशन आई है वो ऊपर वाली एक्सपेंशन का क्या था, डेरिवेटिव था। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली टर्म का रिजल्ट आया है उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो डेरिवेटिव करके हमारे पास क्या आ गया, 1/1 - x² आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो भी हमारे पास आई है, हमने इस एक्सपेंशन में हमने क्या कर दिया, रिजल्ट पुट कर दिया, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। n क्या थी कि टोटल नंबर ऑफ गैस, जितने भी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं किसी सरफेस पे। सपोज वो हमने क्या कर दिया कि हमने तो पता है कि जो भी सी एस होता है, सी एस क्या था कि कितने मॉलिक्यूल्स कितनी सरफेस साइट्स को कवर करते हैं, ठीक है। ये देखो, टोटल नंबर ऑफ सरफेस साइट्स पर यूनिट मास। तो हमने क्या देखा कि हमें तो पता है कि एक मोनोलेयर फॉर्म होगी, वो ही एक सरफेस एरिया होगा, उस सरफेस एरिया के ऊपर ही सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। तो ये तो नहीं कि जो फर्स्ट के मतलब हम उसके लिए भी वेकेंट साइट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो सेकंड थर्ड लेयर अप टू सोन nth लेयर होती है। सिर्फ फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स के लिए मतलब ज़रूरत पड़ती है किसी वेकेंट साइट्स की। बाकी लेयर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही मतलब अटैच होते जाते हैं। तो मीन्स हम लिख सकते हैं कि n मोनो, बिकॉज इफ द इंटायर सरफेस इज कवर्ड विद द मोनो लेयर। देन हमने क्या किया, n इज इक्वल टू nm θ1 डिवाइड बाई 1 - x²। अब θ1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, ठीक है, स्टार इक्वेशन, हैश इक्वेशन मीन्स ये वाली। तो हमने सी एक्स वाली पुट कर दी यहाँ पे इक्वेशन। तो हमारे पास n इज इक्वल टू nmcx डिवाइड बाई 1 - x, ब्रैकेट में क्या है 1 + c - 1 इंटू x, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हमने क्या देखा
ये देखो ध्यान से देखना, जितने भी अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास एब्जॉर्ब्ड होते हैं वही हम उन गैस मॉलिक्यूल्स की क्या मानते हैं, वॉल्यूम मानते हैं। ठीक है, जितने गैस मॉलिक्यूल्स की अमाउंट का मतलब होगी, जितने अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे, या उसे हम क्या कह देते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब। जितनी वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्ब हुई वो क्या होती है, सेम चीज होती है। तो हम क्या लेंगे, एन बाई एन मोनो। ठीक है, यहाँ पे एन बाई एन मोनो बन जाएगा ना, यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएं तो हमारे पास क्या आ गया, वी बाय वी मोनो बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, एन बाई एन मोनो की जगह वी बाय वी मोनो पुट कर दूंगी। अब मैंने क्या कहा था, पहले हमने एक्स को के पी पुट करा था, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को के पी पुट करेंगे और के को 1/p0, जब हमने लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का टॉप मतलब टर्म की थी, तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, p/p0। तो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। एक्स की वैल्यू जब हमने पुट की, तो पुट करने के बाद और वहाँ पे मतलब जो भी हम जो कट होता है वो कट कर देंगे। और तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, वी टोटल इज इक्वल टू वी एम सी पी डिवाइड बाय पी नॉट माइनस पी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 + C - 1 p/p0। अब क्या होगा, जब हमारे पास प्रेशर क्या होगा, Vp इज इक्वल टू P0 आ जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, V टोटल इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या देखा है कि अगर P इज इक्वल टू P0 आ गया तो यहाँ पे सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। समथिंग पावर जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, दोनों साइड P0 माइनस P डिवाइड बाई P से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल करके हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, p/v इंटू पी नॉट माइनस पी 1 + C - 1 इंटू p/p0 डिवाइड बाई वी एम इंटू सी। ठीक है, अगर हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया इसको, ठीक है, ये दो टर्म्स बन गई। तो हमने ये जब मैंने कहा था कि हमने इक्वेशन डिराइव करनी है, तो वही इक्वेशन हमारे पास सेम बन जाएगी। तो ये क्या थी कि बीईटी इक्वेशन बन गई। हमने एक डेरिवेशन कर ली और पहले उसकी अजम्पशन के अकॉर्डिंग ही हमने क्या कर लिया, उसकी बीईटी इक्वेशन को डिराइव कर दिया। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ किस किस के बीच में आएगा, p/p0। ठीक है, और इसके बीच में तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारे पास ये इंटरसेप्ट होगा और स्लोप क्या होगी, ये स्लोप होगी। इन स्लोप और इंटरसेप्ट की हेल्प से ही हम वी मोनो और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारी बीईटी इक्वेशंस थी। नेक्स्ट हम गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।